हेलो फ्रेंड्स, एबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा पावर फैक्टर से। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हर बार हमें देखने को मिलता है कि पावर फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम ये भी कहते हैं कि किसी सर्किट का पावर फैक्टर लैग है या फिर पावर फैक्टर लीड है या पावर फैक्टर यूनिटी है। तो ये सभी चीज़ें क्या है इस क्लास में हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अगर ये देखें कि पावर फैक्टर की डेफिनेशंस क्या होती है, तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। मतलब जो भी वोल्टेज है और करंट है इनके बीच में जो कोसाइन एंगल है इनको ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक एसी सर्किट है तो उस एसी सर्किट में पावर फैक्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट होता है इसका भी कुछ रीज़न होगा। तो हम यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि ये पावर है और पावर जो होता है वोल्टेज करंट इनके रिलेटेड होता है, इनटू होता है। इसी के साथ जो कॉस फाई है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है एसी सर्किट में हमारा पावर हमें मिल जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर हमारा पावर फैक्टर कम हो गया तो ये लोड करंट बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो हमें करंट है, लोड के लिए हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू ये पावर जो है एज इट इज़ रखेंगे और वोल्टेज और कॉस फाई ये हम नीचे दे देंगे। इस तरह से नीचे चला जाएगा कॉस फाई। अगर हमने अभी बोला था कि पावर फैक्टर मतलब ही कॉस फाई होता है, तो कॉस फाई अगर कम हो गया, पावर फैक्टर कम हो गया, करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि करंट ये कॉस फाई के, तो कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर कम, तो लोड के लिए करंट जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं तो अच्छे से समझने में जैसे हम मान लेते हैं कि 1000 वाट का कोई हमारा लोड है, कोई मोटर हो गई या अदर टाइप का कोई भी लोड हो गया और हमने 200 वोल्ट का सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड किया और वहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर भी यूनिटी है, मतलब 1 कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ से हमें उस लोड के लिए कितना करंट जाएगा वो देख लेते हैं। तो I इक्वल टू ये फार्मूला हमें यहाँ पे लगेगा। तो I इक्वल टू पावर हमें गिवन है तो हम लिख लेंगे 1000 यहाँ पे, उसी के साथ वोल्टेज यहाँ पे दिया है तो वो वोल्टेज लिख लेंगे और इनटू पावर फैक्टर करेंगे। तो पावर फैक्टर यहाँ पे हमारा है 1। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे करंट मिल जाएगा 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें मिल गया करंट 5 एम्पियर। लेकिन हम अब देखते हैं कि इस पावर फैक्टर को कम करेंगे या फिर इस लोड का पावर फैक्टर जो है वो कम है। तो केस नंबर 2 में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे पावर फैक्टर लोड जो है हमारा 1000 वाट का है वो एज इट इज़ रखते हैं, वोल्टेज भी हमारा 200 वाट का है, लेकिन पावर फैक्टर हम यहाँ पे चेंज करके 0.8 कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो लोड था 1000 वाट का तो वहाँ पे 5 एम्पियर का करंट चला गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं I इक्वल टू करंट हमारा कितना जाएगा। यहाँ पे 1000 ये आ जाएगा 200 और इनटू में अब आ जाएगा पावर फैक्टर कम हो गया 0.8 हो गया, तो करंट कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो करंट है वो मिलता है 6.25 एम्पियर। मतलब यहाँ से हमें चल गया कि जब पावर फैक्टर यूनिटी था तो सेम लोड के लिए सेम वैटेज के लिए एम्पियर का था, लेकिन जैसे ही हमने पावर फैक्टर कम कर दिया तो 5 के बदले हमारा जो करंट है वो बढ़ के 6.25 हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पावर फैक्टर कम होने की वजह से जो कंज्यूमर है उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इन दोनों को ही नुकसान होता है। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो पावर है उसको वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, मतलब जिसको ही हम कॉस फाई कहते हैं। तो ये कॉस फाई कहाँ से आता है ये भी हम देख लेते हैं। और कॉस फाई मतलब ही हमारा पावर फैक्टर, इसे ही हम कहते हैं। तो जैसे फार्मूले मतलब डेफिनेशन में दिया गया था कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो इसी को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। इसके लिए एक डायग्राम से हम समझते हैं कि कॉस फाई कहाँ से आता है। जैसे कि तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये अपेरेंट वैल्यू को हो जाएगी और इसी को ही हम अगर लेके
P इक्वल टू वी आई, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हो जाएगी रियल वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी रियल वैल्यू। उसी के साथ इसी को हम बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू, और इसको हम पावर के टर्म में अगर लेके तो ये हो जाता है वी आई कॉस फाई। अब हमें कॉस फाई मतलब ये एंगल की वैल्यू निकालना है, ये थीटा की वैल्यू निकालना है, इस एंगल की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये टर्म हमारा इधर की साइड बाकी है, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव वैल्यू, ये जो हो जाती है रिएक्टिव वैल्यू। और इसको हम के वी ए आर से डिनोट करते हैं। इस साइड को हम जो डिनोट करते हैं वो के वी ए से डिनोट करते हैं, और इस साइड को हम डिनोट करते हैं किलोवाट से। इसकी हम एक अलग स्पेशल क्लास में पूरा डायग्राम कैसे बनी, कहाँ से टर्म आए, ये सब देख लेंगे। लेकिन हमारे लिए अब देखना ज़रूरी है कि पावर फैक्टर के लिए हम कॉस फाई ही क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल हमें निकालना है, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई दिया है, इसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल से अगर देखें तो हमें पावर फैक्टर मतलब ये थीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेनियस, मतलब ये जो वैल्यू हो गई ये वैल्यू हो गई बेस। हम इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि समझने में इजी हो जाए। ये हो गई बेस और ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई हाइपोथेनियस। तो बेस की वैल्यू है तो हम पावर देख रहे हैं यहाँ पे, तो वी आई कॉस फाई लिख लेते हैं यहाँ पे, वी आई कॉस फाई डिवाइडेड बाय हाइपोथेनियस में क्या आएगा, वी आई। अब ये पावर फैक्टर की वैल्यू देख रहे थे, यहाँ से वी आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पावर फैक्टर के लिए बचा सिर्फ कॉस फाई, ये वैल्यू बचा। इसीलिए ही हम यहाँ पे कॉस फाई लेते हैं। तो पावर फैक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू मतलब जैसे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोथेनियस किया था, तो बेस यहाँ पे हमारा किलोवाट भी है, तो हम यहाँ पे किलोवाट डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हो जाएगी हाइपोथेनियस की KVA, तो ये हो गया KVA। तो पावर फैक्टर का ये एक और फार्मूला हमारे पास बन जाता है। उसी के साथ पावर फैक्टर को हम कॉस बाई भी कहते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो पावर फैक्टर अगर कम हो गया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जैसे लो पावर फैक्टर की वजह से जो भी आउटपुट पावर के लिए जो करंट है वो करंट बढ़ जाता है। अगर सेम पावर के लिए करंट बढ़ जाएगा तो हमें वायरिंग इंस्टॉलेशन, जो वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो स्विच यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो सॉकेट यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो राउंड फिगर हमारे सभी एसेसरीज की जो रेटिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा। तो पावर फैक्टर कम होने की वजह से जो एक्सेस करंट हमारा बढ़ा, तो उसके वजह से हमारे घर में जो लगा हुआ एनर्जी मीटर है तो वो एनर्जी मीटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। एनर्जी मीटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो कंजप्शन ज़्यादा दिखाएगा, कंजप्शन ज़्यादा दिखाएगा तो हमें इलेक्ट्रिक बिल जो आएगा वो भी ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब पावर फैक्टर कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में चारों ओर से नुकसान ही नुकसान हमें होते हैं। तो ये तो चीज़ रिलेटेड हो गई कंज्यूमर के रिलेटेड। अब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है कौन से नुकसान हो जाते हैं जब पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि जनरेशन एक डिपार्टमेंट है, ट्रांसमिशन है और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्रिएट हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। तो यूटिलाइज़ करते समय यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोड आएंगे, जैसे रजिस्टिव टाइप का लोड आ जाएगा, इंडक्टिव टाइप का लोड आ जाएगा और कैपेसिटिव टाइप का लोड आ जाएगा। रजिस्टिव टाइप लोड में पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी रहेगा, मतलब 1 रहेगा। इंडक्टिव टाइप के लोड में पावर फैक्टर लैग हो जाएगा और कैपेसिटिव टाइप सर्किट में लोड में पावर फैक्टर लीड हो जाएगा। और कैपेसिटर लोड मतलब हम सिर्फ जो पावर फैक्टर लो हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए हम कैपेसिटिव लोड को छोड़ देते हैं। तो जैसे ही जनरेशन हुआ, जनरेशन से ट्रांसमिशन हुआ, लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर कम हो गया,
यूटिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे अलग अलग लोड हमने कनेक्ट किए, बहुत सारे मोटर्स यूज़ किए, तो वहाँ से इंडक्टिव लोड हमारे हो जाएंगे और उसकी वजह से पावर फैक्टर लो हो गया। तो हमने अभी देखा था कि पावर फैक्टर अगर लो हो जाता है तो करंट जो है वो बढ़ जाता है। तो उस सर्किट के लिए जो ट्रांसमिट हम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पावर लॉस होगा वो I²R का पावर लॉस होगा। अगर इतना ज़्यादा पावर लॉस यहाँ पे होता है तो जो टर्मिनल पे हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे कम हो गया तो जनरेशन के साथ बार बार हमें वोल्टेज को मैच करना पड़ेगा। उसके वजह से वोल्टेज रेगुलेशन पे भी कुछ इफ़ेक्ट हो जाएगा। अगर ये पावर फैक्टर लो ही रहा, अगर पावर फैक्टर को हमने इम्प्रूव नहीं किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I²R का लॉसेस हो जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये ट्रांसमिशन लाइन से जो भी करंट जा रहा है उस करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो भी कंडक्टर यूज़ किए उस कंडक्टर की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमने उस कंडक्टर की साइज़ अगर यहाँ पर बढ़ा दी तो जो टावर है वो टावर नज़दीक नज़दीक लेने पड़ेगी। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि कंडक्टर की साइज़ बढ़ाई तो कंडक्टर का वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो वहाँ पे जो लेंथ है, मतलब यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, तो वेट बढ़ने की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टावर देना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरह से हम कंडक्टर को आगे लेके जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे टावर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वहाँ पे टावर पे लगे हुए इंसुलेटर्स या बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से जो इकोनॉमिकल खर्चा है पूरे सिस्टम का वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम की इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो पावर फैक्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कैपेसिटिव टाइप का लोड है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। कैपेसिटिव टाइप का लोड हम सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक सिस्टम में यूज़ करते हैं तो उसका एक ही मोटो होता है कि जो भी पावर फैक्टर लैगिंग टाइप का है तो उसको इम्प्रूव करके लीडिंग करना। तो इसीलिए हम कैपेसिटिव टाइप का लोड यूज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसमें पावर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पावर फैक्टर अगर लो हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारा पावर फैक्टर का क्लास था। इसमें हमने जो भी पावर फैक्टर के रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वो क्लियर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।